Hi students, welcome in our further video of our past part second textbook in history for class 7th. Students, we are learning our fourth chapter, that is the Mughal Empire. We came to the point, that is Zabt and Zamindars. So students, open the page number 52 of your textbook and listen carefully about Zabt and Zamindars. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. जो भी फार्मर्स के जो भी प्रोड्यूस था उनसे जो भी टैक्स आता था वो मेन इनकम था मुगल रूलर्स का. इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूरल इलिट्स, दैट इज़ द हेडमैन एंड द लोकल चिप्टेंस. और जो भी पीजेंट्स थे, जो भी फार्मर्स थे, वो टैक्स किसको देते थे? रूरल इलिट्स को, यानी जो हेडमैन और जो लोकल चिप्टेंस थे उनको टैक्स देते रहते थे. द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार्स. जमींदार्स, मुगल ने जमींदार्स टर्म किसको यूज की थी? किनके लिए? टू डिस्क्राइब्स ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वेयर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चिप्टेंस. यानी जो जमींदार वो होते थे जो टैक्स कर इकट्ठा करते थे, ठीक है, उनको इस टर्म में जमींदार कहा गया था. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है. पिक्चर में क्या बताया है? डिटेल्स फ्रॉम द मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां रेज. शाहजहां की रेज, शाहजहां के टाइम के पिक्चर है डिपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट नंबर पे जो है करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ बाय. देखो करप्ट ऑफिसर रिसीव कर रहा है, ठीक है. और दूसरे इसमें देखो अ टैक्स कलेक्टर पनिश द पुअर पेजेंट. देखो गरीब फार्मर्स को कैसे मार रहे हैं, ठीक है, तो वो पनिश कर रहे हैं, ठीक है. इस तरह की पिक्चर बताइए. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर्स तोरनमाल carried out a careful survey of crops yields, prices and areas cultivated for a 10 years period 1570 to 1580. देखो अब जो अकबर का जो भी रेवेन्यू कलेक्टर था, मिनिस्टर, उसको तोदरमल, तो क्या करा उसने? केयरफुल सर्वे किया क्रॉप्स यील्ड का. क्रॉप्स की यील्ड यानी क्रॉप की जो भी उपजत क्रॉप फसल की उपज है उसका केयरफुल सर्वे किया. उसका प्राइस कितना लगाना है वो भी तय किया. कल्टीवेशन जो 10 ईयर्स का पीरियड था 1570 से लेकर 80 वहाँ तक का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, और जो डाटा मिला, टैक्स वाज फिक्स ऑन ईच क्रॉप्स इन कैश. और जैसा टैक्स लगाना वैसा लगा दिया. ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विथ इट्स ओन शेड्यूल्स ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स. और जो भी रेवेन्यू था वो हर एक प्रोविंस का अलग अलग था. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त. और जो भी रेवेन्यू, जो भी कर इकट्ठा करने की जो भी उनकी प्रक्रिया थी, सिस्टम थी, उसको जब्त कहा गया. इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स. और ये जो भी टैक्स का एरिया जो था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ पे सर्वे कर सके लैंड का और केयरफुल अकाउंट्स रख सके. दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल. लेकिन ये टैक्स वसूल करना जो भी पॉसिबल नहीं हुआ गुजरात और बंगाल के कई रीजन में, ठीक है. In some areas, the zamindars exercise a great deal of power. The exploitation by Mughal administration could drive them to rebellion. यानी वहाँ विद्रोह हो गया था. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied a rebelling against the Mughal authority. और जो भी कुछ जमींदार और कुछ पीजेंट थे सेम कास्ट के, वो एलिड करते थे, रिबेलियन करते थे अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी के. दिस पीजेंट्स रिवोल्ट्स चैलेंज इन द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी. यहाँ पे आपको अकबरनामा के बारे में बताया है. अकबरनामा एंड ऐनी अकबरी क्या है? अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स. एक उसका बहुत पास वाला फ्रेंड था अकबर का, और उसका कोर्टियर भी था. उसका नाम था अबुल फजल. टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेज. उसके रेज की हिस्ट्री के लिए लिखने के लिए उसने बुलाया था अबुल फजल को. अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेज. अकबर्स रेज की 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री का उसने एक बुक लिखा, उसको टाइटल दिया अकबरनामा. जो भी 3 वॉल्यूम की उसकी हिस्ट्री थी उसमें क्या क्या था? फर्स्ट वॉल्यूम क्या था? डील्स विद द अकबर्स एंसेस्टर्स.
देखो फर्स्ट इसमें क्या था, अकबर के जो भी पूर्वज है यानी जो भी बाबर थे, हुमायूं थे, तो अकबर के पूर्वजों के बारे में थे। सेकंड में क्या था, सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड इवेंट्स ऑफ अकबर रेंज, यानी अकबर का समय कैसा था, शासन का कामकाज कैसा था, शासनकाल कैसा था अकबर का, उसके बारे में। एंड द थर्ड वॉल्यूम इज द आईनी अकबरी, थर्ड वॉल्यूम क्या था, आईनी अकबरी। इसमें क्या था, इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड रिवेन्यू एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, यानी अकबर का इलाका कैसे था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, उसके बाद वहाँ पे रेवेन्यू कैसा इकट्ठा करता था, जियोग्राफी पूरी उसमें बताई गई थी। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, और उस समय में इंडिया में रहने वाले लोगों की ट्रेडिशन कल्चर कैसा था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताई गई है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट द आईनी ए अकबरी is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। साइड वाले पिक्चर फिगर 7 में बताया अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अब्दुल फजल, अब्दुल फजले अकबरनामा ले रहा है, ठीक है। देन वी हैव टू सी अबाउट क्लोजर लुक देखना है हमें अकबर्स पॉलिसीज, अकबर के पॉलिसीज कैसे थे। द ब्रॉड features of administration were laid down by Akbars and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama में पढ़ सकते हैं। In particular in its last volume The Ain-e-Akbari, Abdul Fazl explains that the empire was divided into provinces called Sabas। उसमें अब्दुल फजले एक्सप्लेन किया थे जो भी एम्पेयर, जो भी शासन है, जो भी वहाँ का जो भी साम्राज्य है वो डिवाइड होता है प्रोविनेंस से। हर एक प्रोविनेंस को सूबाज कहते हैं और जो गवर्न करता है प्रोविनेंस को उनको सूबेदार कहते हैं, ठीक हो। जो भी पूरा साम्राज्य उनको डिवाइड करते हैं प्रोविनेंसेस में तो उसको सूबाज कहते हैं, और जो उस पर गवर्न करता है उसको सूबादार कहते हैं, ठीक है। हु कैरिड आउट द बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, सब कैरी करता है वो। ईच प्रोविनेंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, उसका फाइनेंशियल ऑफिसर है उसको दीवान भी कहते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविनेंस द सूबादार वाज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर, अदर ऑफिसर से सपोर्ट भी रहता है। सच एज द मिलिट्री पाई मास्टर्स, बख्शी कहते हैं उसको। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, उसको सदर कहते हैं। मिलिट्री कमांडर्स उसको फौजदार कहते हैं, और द टाउन पुलिस कमांडर उसको कोतवाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जागीर कोर्ट्स, क्या है, कौन है ये, मेहरुन्निसा मैरिड द एम्पेयर जहांगीर इन 1611 में, जो है मेहरुन्निसा का मैरिज हुआ एम्पेयर जहांगीर के साथ, एंड रिसीव द टाइटल नूरजहां, उसको नूरजहां का टाइटल मिल गया था, ठीक है। शी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्च, यानी उसके पति से, यानी जो भी राजा था उससे वो बहुत ही लॉयल और सपोर्टिव थी। एज द मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बेयरिंग ऑन हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड एंड द अदर इंस्क्रिप्शन स्ट्रक्स इन द नेम ऑफ हिज क्वीन बेगम नूरजहान, यानी जो भी कॉइन्स उसने सिक्के बनाए थे उसमें नूर जो भी बेगम थी नूरजहान उसका नाम था, ठीक है। ऐसी बातें आपको यहाँ पे बताई गई है। देन स्टूडेंट्स, Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue। अकबर जो भी नोबल्स थे, कमांडर्स, वो लार्ज आर्मी लेके आते थे और ज़्यादातर इकट्ठा करते थे टैक्स। फाइल दे वेयर लॉयल द एम्पायर फंक्शन इफिशिएंटली, बट बाय द एंड ऑफ द 17th century मेनी नोबल्स हैड बिल्ड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। देखो जो लॉयल जो पहले है जो भी एम्पायर था वो अच्छे से लॉयल चलता था, इफिशिएंटली चलता था, लेकिन जो भी 17th century का एंड आया, 17th century ख़त्म होते होते जो भी नोबल मैन थे वो अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क बना रहे थे। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पेयर वेयर वीकन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और खुद सेल्फ इंटरेस्ट लेकर वो क्या करते थे, एम्पेयर के साथ जो भी लॉयल्टी थी उनकी कम हो जा रही थी, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बताया बच्चों, फाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570, जब अकबर फतेहपुर सिकरी को था। ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलमा, ब्राह्मणाज, जेसूट स्प्रिट्स हु वेयर रोमन कैथोलिक्स एंड ज़ोरोस्ट्रियंस। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना। देखो ये जो डिस्कशन करता था अकबर बादशाह वो कहा करता था इबादत खाना में, ठीक है। ये डिस्कशन चलते थे इबादत खाना में, एक प्लेस है। ही
was interested in the religion and social customs of different people. वो इंटरेस्ट रखता था रिलीजन में और सोशल कस्टम में भी. अकबर्स इंटरेक्शंस विद पीपल डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स who emphasize rituals and dogmas were often boycotts. यानी जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो इम्फेसाइज यानी ये करते थे, महत्व देते थे रिचुअल्स विधियों को डोगमा के. डोगमा यानी क्या बच्चों, हमने जो कह दिया है वो आपको करना होगा या मानना होगा. डोगमा का मीनिंग यहाँ पे आपको साइड में डोगमा का मीनिंग बताया. अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर एज ए अथॉरिटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, हमने जो कह दिया बस वो आपको करना है. कोई भी उसको क्यों कह दिया, क्यों ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, जो कह दिया वो करना है, उसको डोगमा कहते हैं. ठीक है. और बायकॉट किसको कहते हैं? एन इंडिविजुअल हु इज इंटॉलरेंस ऑफ द अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ कल्चर. एक दूसरे पे क्या करता है, दबाव डालता है इसमें बायकॉट्स में. ठीक है. देयर टीचिंग क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मोनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट्स. ठीक है. दिस eventually leads Akbar to the idea of sul-e-kul और यूनिवर्सल पीस. यानी यूनिवर्सल पीस, जागतिक शांतता कैसी होनी चाहिए. दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेट between the people of different religions in his realm. Instead, it focused on the system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around his idea of सुल-ई-कुल. यानी अब्दुल फजल ने उनको मदद की इसमें. द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल. यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया गया है. अकबर होल्डिंग डिस्कशन विथ लर्न इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट फेथ्स ऑफ द इबादत खाना. इन द इबादत खाना, इबादत खान में बैठ के क्या कर रहा है, डिफरेंट जो भी ये है लोग हैं उसके साथ बातचीत कर रहे हैं. ठीक है. आपको एक बार पढ़ना है बच्चों, सुल-ई-कुल क्या है इसके बारे में एक बार पढ़ना है. एंड द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस लेसन वी विल सी इन अवर फर्दर वीडियो.